हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है उसका नाम यापी था। तो आइए सुनते हैं। किसान बहुत खुश थे कि अब जाकर वर्षा रानी पधारी है धरती पर। सभी में अपने अपने खेतों को पहले खत्म कर लेने की जैसे होड़ सी लग गई। गांव में हलचल शुरू हो गई थी। एक शाम तोको यातर यामा के घर आई। कहने लगी, यामा, कल मेरे खेत में धान रोपने जाना है। किसी भी हाल में यापी को भेज देना। उसके हाथ तो बस जैसे ओखली में दो औरतें जल्दी जल्दी धान कूट रही हूं। कमाल की लड़की पैदा की है तूने। माफ करना यातर, तुमसे पहले रीनी आकर यापी को अपने खेत में आने को कह गई है। छोटी वाली तुम्हारे खेत में कल आ जाएगी, यामा ने कहा। अरे क्या करती हो, ऐसे नहीं चलेगा। यापी को ही भेज देना। छोटी को रीनी के यहाँ भेज दो, यातर ने लगभग गिड़गिड़ाने के अंदाज में कहा। नहीं, तुम नहीं जानती हो रीनी कितनी झगड़ालू है। मैं खतरा मोल नहीं ले सकती, यामा ने अपने दोनों हाथों को ना के अंदाज में हिलाते हुए कहा। खेतों में फावड़ा चलाना हो या धान रोपना, किसी के यहाँ पूजा में औरतों का हाथ बटाना हो या घर का कोई काम, यापी सब में हिरन की तरह फुर्ती रखती थी। खाली समय में अपने भाई बहनों के लिए स्वेटर बुनना उसे बहुत पसंद था। हंसती तो पूरे गांव को पता चल जाता कि यही यापी है। बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बन जाती। गांव के सारे बच्चों को वह प्यारी थी। जो बच्चे उसके पास नहीं आते, उनसे वह आंखें तरेर कर मुंह को अजीब सा बनाती और कहती, जब मेरा बच्चा होगा तो तुम्हारे साथ खेलने भी नहीं दूंगी। जब बच्चे रोते तो वह इतनी जोर से हंस देती कि बाकी लोग भी बरबस मुस्कुरा पड़ते। दारू पीने में भी उसका कोई सानी नहीं था। उसकी अच्छी बात यह थी कि पीने के बाद बिल्कुल लड़खड़ाती नहीं थी और ना ही किसी से बात करती थी, बस हंसती रहती थी। गांव में लोगों का पीना मजबूरी कहा जाता है। धूप हो या बरसात, दिन रात बस शारीरिक श्रम में उनका जीवन गुजर जाता है। पसीने में ही सारी दारू बह जाती है। फिर भी कुछ पल मस्ती तो छाई रह जाती है और शरीर का दर्द कुछ कम सा लगता है। गांव के लोग दारू स्वयं तैयार करते हैं। उसके लिए फसल भी अपने ही खेतों में उगाते हैं। घर घर में दारू बनती है। लोग मेहमानों का स्वागत भी दारू से ही करते हैं। हाँ, कभी कभी मज़ेदार और अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, परंतु कभी कभी ही। उन घटनाओं में ज़्यादातर औरतें मर्दों की पिटाई करती हैं और ऐसे में मर्दों का रोना बड़ा ही बेसुरा हुआ करता है। रीनी के खेत में उस दिन तारो भी आया। कभी बरसात जोर से आने लगती तो कभी लगता जैसे थम ही जाएगी। बीच बीच में हंसी मजाक भी चलता रहता। गांव वाले खूब गंदे गंदे मजाक भी करते हैं और उनका दिल खोलकर आनंद लेते हैं। यापी को ऐसी बातें बहुत ही परेशान करती थी। ऐसी बातों पर वह हंसना भी नहीं करती, तारे लेकर पसंद नहीं हंस रहे थे। उस दिन तारों को जाने ही क्या हुआ, वह यापी को ही घूरता रहा दिन भर। सब लोग उनको चिढ़ा रहे थे। यापी को स्वयं बहुत ही बेबस पा रही थी। आंखें दिखाती तो मुसीबत, ना दिखाती तो बर्दाश्त नहीं होता। उसका बस चलता तो सभी सामान लौटा देती। उसके माँ बाप गरीब किसान थे, कैसे सब कुछ लौटा सकते थे। वह भी उन्होंने अपने बेटी का रिश्ता कराया था, आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता था। सारा गांव उसी पर थूथू करेगा। तारो जैसे आदमी को बर्दाश्त तो करना ही था उसे। जब वह माँ के गर्भ में थी तभी बात पक्की हो गई थी कि लड़की हुई तो तारो के साथ शादी होगी। तारो उससे 3 साल बड़ा था। जन्म होते ही तारो के माँ बाप ने अपनी शर्त के अनुसार यापी के माँ बाप के पास 5 मिथुन, कुछ सूखा मीट, 4 टोकरी आपोड़ तथा 2 दांव पहुंचा दिए। वह माँ बाप के लिए भाग्य लेकर आई थी। वह तारो की अमानत थी। उसे इसी साल तारो के घर आना था। महीना अभी तय नहीं हुआ था, परंतु यह जरूरी था कि धान कटने के बाद ही यापी को विदा कर देना होगा। तारो के घर वालों का मानना था कि लड़की जवान हो गई है और कितना इंतज़ार करें। यहाँ भी तो कितने खेत हैं करने को। जल्दी आएगी तो सास ससुर का बोझ हल्का होगा। आखिर पुरखों की ज़मीन है, उसकी देखभाल करके ही उनकी आत्मा को भी खुश रख सकते हैं। मरने के बाद तो उनसे मिलना ही है, तब वे उनकी अच्छी तरह से खबर लेंगे।
इसलिए जीते जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, वरना उनको क्या जवाब देंगे। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। आसपास के खेतों के लोग घर जाने की तैयारी करने लगे। पंछी भी हलचल मचाते हुए अपने आशियाने की ओर उड़ने लगे कि अचानक बरसात फिर जोरों से होने लगी। सबने अपने अपने ओबियों को सर पर रख लिया। रीनी ने बचे हुए आपोड़ को फिर से सबको बांट दिया। नशा जैसे सब पर छाने लगा। अब सारे के सारे घर की तरफ भागने लगे। बिजली ऐसी कड़क रही थी जैसे अब धरती को फाड़ ही डालेगी। आसमान में काले बादल ऐसे छा गए जैसे काला काला घना धुआं हो। वातावरण कुछ कुछ भयानक सा लगने लगा। यापी भी जल्दी जल्दी भाग रही थी। किसी को भी किसी की सुध नहीं थी कि अचानक तारों ने यापी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगा। यापी ने बेबस होकर कहा, अब वह दिन दूर नहीं, मैं तुम्हारी घरवाली हूँ, आज मुझे जाने दो। वह रोने लगी। कैसी मजबूरी थी कि वह अपना हाथ तक नहीं छुड़ा सकती थी। बार बार मजबूर माँ बाप के चेहरे उसकी आंखों के आगे आ जाते थे। उसे कभी कुछ गुस्सा भी आ जाता था। अपनी जमीन बेचकर भी क्या वे अपना उधार नहीं चुका सकते? उन्होंने तारों के माँ बाप से उधार लिया था। नहीं चुका सकने की स्थिति में कुछ और सामान ना हुआ तो बेटी का रिश्ता ही तय कर दिया था। वह जोर जोर से रोती जा रही थी। खुद को बहुत ही अकेली और बहुत ही बेबस पा रही थी। वह अब तारों के घर पहुंच गई थी। अभी तक तारों के माँ बाप खेत से वापस नहीं लौटे थे। अंधेरा छा चुका था। मौसम जैसे अपना कहर बरपा रहा था। वह रोती रही पर तारों नहीं माना। वह चिल्लाती रही पर कोई सुनने वाला भी नहीं था। ऋषि लोगों के घर इतनी दूर दूर होते हैं कि आसानी से किसी को भी किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। वह लुट चुकी थी। उसके कपड़े तार तार हो गए थे। वह उसका होने वाला पति था। उसका चिल्लाना कोई सुन भी लेता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। गांव के एक दो लोगों ने उसे खींच कर ले जाते हुए देखा भी था, परंतु ये उनका आपस का मामला था, कोई क्या ही कर सकता था। उसने शरीर को अपने हाथों से इस तरह ढकने की कोशिश की जैसे सचमुच अपने उन दोनों हाथों से अपनी पूरी देह छुपा लेगी। पहाड़ की ढलान को उस रात कैसे इतनी जल्दी चढ़ गई थी, विश्वास ही नहीं होता। माँ पूछती रह गई कि क्या हुआ। आंसुओं का सैलाब जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा था। उदासी के बादल घने होने लगे। उसके मुंह पर जैसे ताले लग गए। 1 सप्ताह तक बाहर नहीं निकली थी वह। घर की खिलखिलाहट जैसे रूठ गई थी। सभी हैरान परेशान से थे। बच्चे भी यापी को हंसा नहीं सके। फिर भी जिंदगी अपने ठर्रे से चल रही थी। सबको अपने अपने खेतों की पड़ी थी। सबको खुशियाँ बांटने वाली यापी अकेली थी अपने उस दुख में। दुखी होना चाहिए भी या नहीं, यापी नहीं जानती थी, पर वह उदास और परेशान ज़रूर थी। उसने अपने उस दुख में सोच रही थी, क्या तारो हमेशा ऐसे ही जानवरों सा व्यवहार करेगा उसके साथ? डर ने चुपके से उसके मन मस्तिष्क पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने सुना था तारो लड़कियों के ही पीछे भागता रहता है। उसे लगा जैसे वह अंधेरी रात में किसी घने जंगल में फंस गई है, जहाँ असंख्य कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। तरह तरह के जोंक उसके शरीर का खून चूस रहे हैं। अगर वो चिल्लाती है तो शेर या हाथी आ जाते हैं। चुप रहकर भी उस भयानकता से लड़ नहीं पा रही थी। कोई भी अपना उसके आसपास नहीं। बाहर निकलने का संघर्ष स्वयं करते करते थक गई है। हार कर अंत में वह अपने को हालात के हवाले कर देना चाहती है। दर्द को वह जैसे सुला देना चाहती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सो रही है या जाग रही है, कोई नहीं जानता। अब वह अपने से ही रूठी रूठी सी रह गए। तारो एक लड़की को लेकर आ गया था। वह बहुत सुंदर थी, छुई मुई सी, सबका दिल जीतना चाहती थी। कोई घर में आता तो तुरंत आपोड़ बना देती। दिन भर काम करती थी। उस दिन गांव के सभी लोग तारो के घर जमा हो गए थे। लड़की को अगर घर में नहीं लाता तो छुड़ाया जा सकता था। अब घर तक आ गई तो रखना पड़ेगा। गांव में 3-4 मर्दों को छोड़कर सभी 2 या 3-3 बीवियां रखते हैं। वैसे भी एक से अधिक विवाह करना तो
संपन्नता का प्रतीक ही माना जाता था। तारो ने तो मर्दों वाला ही काम किया है। इस तरह के तर्कों का जवाब यापी के माँ बाप तो क्या कोई भी गाँव वाला नहीं दे सका। तारो ने अपना एक ही कारण बताया कि यापी मोटी और बदसूरत है। खूबसूरत औरत का सपना तो सभी मर्द देखते हैं। वैसे तो यापी ही पहली मेरी बीवी है। इस बात को कहते समय तारो ने यापी की आंखों में एक गहरी दृष्टि डाली थी। यापी का मन किया कि उसको दांव उठाकर काट दे, पर वह बिल्कुल खामोश थी। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसने तारो की पत्नी की तरफ हल्के से देखा। सचमुच वह बहुत सुंदर थी। उसे पहली बार किसी को इतना सुंदर देखना अच्छा उसे पहली बार किसी का सुंदर होना अच्छा नहीं लगा। सब लोग आपोड़ पी रहे थे। अब हंसी मजाक भी होने लगा। यापी की माँ सोच रही थी कि वे भी संपन्न घर वाले होते तो शायद लोग गंभीरता से उनकी बातों को लेते। बेटा भी बड़ा होता तो शायद उसकी दीदी को इतनी तकलीफ सहनी नहीं पड़ती। वह रक्षक बनता। बेचारा असहाय बाप अकेला क्या कर लेता। एक दिन यापी डरती डरती गांव के स्कूल पहुंची। अध्यापक परेशान थे कि इतनी बड़ी लड़की को किस कक्षा में बिठाएं। वैसे भी अब प्रवेश लेने का समय समाप्त हो चुका था। 3 महीनों से कक्षा चल रही थी। वह रोने लगी, जिद करने लगी कि उसे किसी भी हाल में पढ़ना है। वह हॉस्टल में रहने लगी। आश्चर्य की बात हुई कि ना तो तारो ने कुछ कहा और ना ही उसके माँ बाप ने। वह सोचती रह गई कि उसकी बदसूरती ने उसे बचाया या तारो की पत्नी की खूबसूरती ने। वह खूब मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। वह जब कक्षा में बैठती तो लगता था जैसे किसी बच्चे की माँ हो, जो अपने बच्चे की जिद और रोने के कारण साथ ही बैठ गई है। कभी कभी उसका मन करता कि वह वहाँ से कहीं दूर भाग जाए। कभी सोचती किसी के साथ शादी हो जाए तो ही ठीक है। वह पहली कक्षा में थी। जामजा, जिसके साथ वह बचपन से खेलती थी, कुछ बड़ा था उससे। वह भी तीसरी कक्षा में था। उनमें फिर से दोस्ती होने लगी। दोनों ही अपनी अपनी कक्षा में अजीब थे। वे बिना कहे एक दूसरे के दर्द को समझने लगे। जामजा अपने हॉस्टल में लड़कों का मॉनिटर था। यापी उससे आश्चर्यचकित होकर पूछती जामजा कुछ संकोच के साथ कहता, हॉस्टल में वह सबसे बड़ा है। उसे अपनी ज़िंदगी खेती बाड़ी करके ही गुजारनी पड़ेगी। उसे कुछ अलग करना है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। एक दिन रात खेतों में अपनी ज़िंदगी खपाने से तो अच्छा है यहाँ अपने से छोटे बच्चों के साथ पढ़ना। दिन गुजरने लगे। दोनों इतने करीब आ गए, इसका उनको ख्याल ही नहीं रहा। ज़्यादातर समय वे साथ ही रहते। यापी सदा जामजा का इंतज़ार करती रहती। वह बहुत ही खुश होती उसे देखकर। यह उसे क्या होता जा रहा था वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। इतना अपना, करीब और इतना प्यारा लगने वाला वह। उसका रोम रोम नाचने लगा। बिना बात के मुस्कुराने लगती तो कभी गुनगुनाने लगती। अब खुद को बहुत खूबसूरत महसूस करने लगी थी। परीक्षा करीब आ रही थी। दोनों खूब पढ़ना चाहते थे। स्कूल के चारों ओर जंगल था। वे कहीं भी जाकर बैठ सकते थे और खूब पढ़ाई कर सकते थे। कई बच्चे जंगल में बैठकर ही पढ़ा करते थे। उस दिन दोनों ने एक जगह तय कर ली और चल दिए पढ़ने के लिए। यापी गुनगुनाती और नाचती हुई सी आगे आगे जा रही थी। पीछे पीछे उसके खुशी का प्यारा सा कारण चल रहा था। वे वहां पहुंच गए जिसे कल चुना था आज के लिए। अचानक क्या हुआ कि जामजा ने उसे जोर से पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। उसने स्वयं को छुड़ाने की भरसक कोशिश की, परंतु असफल रही। ओह, इतनी कल्पना तो उसने कभी की ही नहीं थी। कल भी तो एक साथ आए थे, तब तो सब ठीक था। उसे लगा तारो आ गया। इतनी जबरदस्ती, इतनी क्रूरता असहनीय थी। जामजा के पास उसकी बात सुनने के लिए भी वक्त नहीं था। वह फिर से चली गई। फिर से उसकी हत्या हो गई। वह लुट चुकी थी। ये तो हद ही हो गई थी। जोर से रोती तो कोई सुन सकता था, फिर तो आफत ही हो जाती। क्यों वह अकेली गई उसके साथ जंगल में। इधर उधर बिखरी किताबों को समेटकर वह भागी।
उसकी चप्पल भी कहाँ गायब हो गई थी पता नहीं चल रहा था। पाँव में कांटे चुभ जाने का एहसास भी नहीं हुआ उसे। झाड़ियों ने भी उसे नहीं छोड़ा। उनकी मनपसंद शर्ट फाड़ दी थी उन्होंने। वह बदहवासी थी। इस ऊंचे आकाश के तले उसके लिए कोई जगह बची ही नहीं थी। रात भर मुंह पर कपड़ा ढाँपकर आंसुओं से नहाती रही वह। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो कुछ भी हुआ उस पर। कुछ दिन बाद उसने पाया कि उसे माहवारी नहीं हो रही है। माँ की दी हुई पुरानी माला को बेचकर वह एक क्लिनिक में पहुंची। गांव से गाड़ी से चलने पर वहाँ 3 घंटे लगते थे। जिस बात का डर था वही हुआ। उसे गर्भपात कराना ही पड़ा। परीक्षा खत्म हो गई और वह फेल भी हो गई। सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। घर वापस आई। जामजा के लिए उसके माँ बाप ने सुंदर और सुशील सी लड़की ला दी। आश्चर्य तो तब हुआ जब जामजा उसकी पत्नी के साथ बहुत खुश था। यापी के सामने तो ऐसे दिखाता था जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। वे अब भी पड़ोसी ही थे। घर तो बदला नहीं जा सकता। एक काम तो वह कर ही सकती थी। एक दिन वह तारों के घर पहुंच गई। वैसे भी एक ना एक दिन तो उसे तारों के परिवार वाले जबरदस्ती खींचकर ले ही जाने वाले थे। वह उनकी खरीदी हुई जो थी, सो कैसे यूं छोड़ दी जाती। असंभव की बात थी। तारों के घर वाले बहुत खुश हुए कि चलो खेती बाड़ी का बोझ हल्का हुआ। अब फिर वह खेतों में लग गई। तारो और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहने लगे। दोनों में खूब तू मैं भी होने लगी। तारो यापी से आंख भी नहीं मिलाता था। वह अकेली ही सोती थी। वह इससे खुश थी। वैसे भी वह जामजा की नज़रों से दूर ही रहना चाहती थी, इसलिए यहाँ का रास्ता चुना था। अब उसे हर परेशानी फिजूल लगने लगी। उसने अपने सभी दर्द को अच्छी तरह सुला दिया था। तारो की पत्नी ने कि वह शांत रहे, क्योंकि वह यहाँ उसके पति के साथ सोने नहीं आई है। उसकी कुछ मजबूरियाँ हैं। उसके माँ बाप की कीमत चुका नहीं सकते, सो वह यहाँ काम करने आई है। दिन को खेतों में फिर से उसकी हंसी सुनाई देने लगी। उसकी हंसी जैसे चारों दिशाओं को चुनौती दे रही थी। अब वह पहले से पीने लगी। उसमें आए अजीब से बदलाव को देखकर सब परेशान होने लगे। अब वह गांव के किसी मर्द को जब चाहे पाने की कोशिश करने लगी, पर तारों को नहीं। हो भी नहीं सकता था। गांव के लगभग सभी कुंवारे लड़के तथा शादीशुदा मर्द, किसी को भी उसने नहीं छोड़ा। गांव के सभी औरतें की आंखों का कांटा बन गई थी वे। उस पर भी वह खूब बेशर्मी से हंसने लगती। तारो कुछ कहता नहीं था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह तो जोरू का गुलाम हो गया था। एक दिन तारो के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वह यही तो चाहती थी। उस दिन वह हल्के से मुस्कुराई। आंखों में हल्की सी नमी थी। उसके कदम बहुत ही हल्के थे उस दिन। वह हिरनी सी छलांग लगाती हुई दौड़ रही थी। घर पहुंचने से पहले खूब जोर से चिल्लाई और हंसने लगी। उसकी माँ उसके पीछे आंसुओं में आंखों में उसकी माँ और दोनों लिपटकर खूब रोईं। यापी ने माँ से कहा, माँ, अब तुम ऋण से मुक्त हो गई हो। मैं कल शहर जा रही हूँ अपनी सहेली के पास। वह वहाँ नौकरी करती है। उससे कहकर अपने लिए भी कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। तुम लोगों के लिए नए नए कपड़े खरीदूँगी। माँ बेटी फिर से एक हो गई थी, जैसे कि वह माँ के गर्भ में फिर से समा गई हो। माँ ने अपने हाथों से बेटी को खाना बनाकर खिलाया। पिता चुपके से रोए थे। सुबह माँ ने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। यापी भी तैयार हो गई। ईटानगर की बस आ ही रही थी। सब लोग उसे विदा करने आए। धड़कते दिल से यापी बस में बैठ गई। माँ ने उसे मुसीबत के वक्त बचने के लिए अपनी आखिरी माला भी दे दी थी। पता नहीं कितने सालों की जमा पूंजी उसके हाथ में थमा दी थी। उसने गिना तो उसमें 200 रुपये थे। काफ़ी था ईटानगर पहुँचने के लिए। बचपन की सहेली आमी 3 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ थी। फिर भी बदन छरहरा था। और यापी इतनी मोटी। उसे कुछ संकोच भी हुआ। मिलकर खूब बातें हुई। बच्चों की वह प्यारी मौसी बन गई। सामने एक स्कूल था। वहाँ के हॉस्टल में बच्चों की देखभाल करने वाली आया की ज़रूरत थी। सुबह दोनों सहेलियाँ गईं। प्रिंसिपल से मिलकर बातें हुईं। उन्हें यापी बहुत पसंद आई। 2-3 महीने तक यापी को बाहर से आना पड़ेगा,
क्योंकि अभी रूम बन रहा था। उसकी सहेली तो खुश हो गई कि चलो अब हम कुछ समय साथ साथ भी रहेंगे। पता नहीं क्यों यापी आज से ही हॉस्टल में रह जाना चाहती थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। कोई चारा भी तो नहीं था। 1 महीना पंख लगाकर उड़ गया। घर हमेशा ठहाकों से गूंजता रहता। आमी का पति 0 में बड़े बाबू के पद पर था। वह 10-15 दिन के लिए आया था। यापी को वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसका बार बार उसकी छाती को घूरना यापी को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तो उसने मौका पाकर कह ही दिया कि यापी ने अपने गांव में क्या गुल खिलाए थे उसे पता है। वह अपना डर आमी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, सो चुप रही। वह हमेशा दिन गिनती कि कब महीना ख़त्म हो और हॉस्टल से बुलावा आ जाए। दिन भर हॉस्टल में रहती, खूब खूब खुश रहती, पर शाम होते ही उदास होने लगती कि अब उसे फिर से आमी के पति का सामना करना पड़ेगा। आमी सदा अपने पति की तारीफ करती रहती, कितनी खुश थी वह। एक दिन हॉस्टल जाते समय यापी अपना पर्स भूल गई। उसे शाम को वापसी में सब्जी खरीदनी थी। पर्स में कुछ पैसे थे, सो वह वापस आई। बच्चे स्कूल जा चुके थे और आमी ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। उसने देखा घर का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। वह भीतर घुसी और अचानक आमी के पति ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बहुत कोशिश की पर फिर से वह बेबस हो चुकी थी। उसके शरीर का फिर अपमान हो चुका था। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया अचानक। संसार का कोई भी कोना क्या उसके लिए नहीं था। उसका पूरा शरीर क्रोध से जल उठा। उसने सामने रखी कुर्सी उठाई और पूरा जोर लगाकर उसकी तरफ फेंकी, पर उसे लगी नहीं। उस शैतान ने हंसते हुए अपना सर एक तरफ किया और फिर से घना अंधेरा छाने लगा। अब वह आमी का सामना कैसे करेगी? कहीं उसका घर बर्बाद ना हो जाए। उसके भरोसे की हत्यारिन कहलाएगी वह। उस दिन वह पहली बार अपने शरीर का अंत कर लेना चाहती थी। बहुत रोई थी। आमी के पति ने कहा था, तुम्हारे जीवन में मैं अकेला मर्द थोड़े ही हूँ। तुम तो इसमें माहिर हो, रोने की क्या बात है। देखो, समझदारी से काम लो। बस वह निढाल सी हो गई। अजीब बात थी कि अब वह उससे लड़ नहीं रही थी। मोटी और बदसूरत सी लड़की सभी मर्दों को खींच रही थी, पर कोई भी उसे अपनी जीवन संगिनी नहीं बनाना चाहता था। वह तो प्यार की भूखी थी। घर परिवार, पति और ढेर सारे बच्चों का सपना बचपन से ही देखती आई थी। वह रूठ जाती तो पति प्यार से मनाता, पर उसके शरीर का बार बार अपमान हुआ जा रहा था। वह बार बार रूठती थी, लेकिन कोई मनाता नहीं था। अब वह जिंदा लाश बनती जा रही थी। उसने उस दिन हॉस्टल में किसी से बात नहीं की। उसे किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। कहीं खोई हुई सी रही। वह अपने में ही नहीं थी। दिमाग पूरा शून्य हो चुका था। रोना भी आ रहा था, पर अब रोना भी नहीं चाहती थी। कहीं जाना होता था, कहीं और चली जाती थी। आंखें पतरा गई थी। सब हैरान थे कि इसे क्या हुआ। रात हो गई, अब भी वह वहीं थी। वार्डन ने उसे झकझोर कर कहा, उसे गेट बंद होने से पहले जाना चाहिए, तो वह सकपका गई। उसे याद आया आमी का मुस्कुराता प्यारा सा चेहरा। नहीं, उसके लिए उसे हंसना ही होगा, जाना ही होगा वापस। उसे कोई हक नहीं बनता उसको परेशान करने का। जिन्होंने तकलीफ के वक्त उसे सहारा दिया। फिर वह दुगने वेग से दौड़ती हुई घर पहुंची। सचमुच आमी खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। वह कुछ चिंतित सी दिख रही थी। उसे देखते ही कहने लगी, चलो जल्दी जल्दी कपड़े बदलो, मुझे भूख लगी है। मैं तो सोच रही थी कहीं तुम आज हॉस्टल में ही ना रह जाओ। सच कहती हूँ, दिन भर दिन ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगती हूँ कि कब हम साथ बैठें और दिल खोल कर हंसें। ऑफिस के अपने सभी दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताती रहती हूँ कि तुम कितनी हंसाती हो मुझे। बाकी सब लोग टीवी देख रहे थे। यापी हंसते हुए अपनी उदासी छुपाने की भरसक कोशिश करने लगी। वह किसी भी हाल में अपनी प्यारी सहेली के दुख का कारण नहीं बनना चाहती थी। आमी का पति 0 चला गया। कुछ दिन बाद हॉस्टल से भी बुलावा आ गया। यामी
और आपी ने एक दूसरे को भारी मन से विदा किया। बच्चे मौसी के साथ जाने की जिद करने लगे। मौसी ने वादा किया कि हर रविवार वह उन्हीं के यहाँ रहेगी। ऐसा लग रहा था जैसे यापी बहुत दूर जा रही हो। आमी की आंखों में भी आंसू थे। यापी हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ वह सुरक्षित थी। अब की बार वह फिर महामारी से नहीं हुई। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के बीच रहकर उसके मन में भी एक इच्छा ने चुपके से जन्म लेना शुरू किया। आमी को भी वह कभी नहीं बताएगी कि उसके पेट में किसका बच्चा है। वह सिर्फ और सिर्फ उसी का है। माता मरियम पर भी दुनिया ने लांछन लगाए बिना नहीं रह सकी। तो वह किस खेत की मूली है। पर इस बार उसने निश्चय कर लिया कि वह उस बच्चे को जन्म जरूर देगी। वह बार बार अपने ही पेट में पल रहे किसी मासूम की हत्यारिन नहीं बन सकती। पाप उन मर्दों ने किया था, उसने नहीं। फिर बच्चा तो उसी के शरीर का अंग है। वही तय करेगी कि उसे क्या करना है। हर तकलीफ वही सहेगी। फिर किसी दूसरे की फिक्र क्यों इतनी ज़रूरी है। बस उसको फिक्र थी तो आमी की, पर उसे तो वह कभी असलियत बताएगी ही नहीं। नन्हे नन्हे पाँव का ख्याल आते ही वह फिर से अनजाने ही गुनगुनाने लगी। उसकी आंखों में सभी बच्चों के लिए पहले से भी ज़्यादा प्यार और अपनापन झलकने लगा। वह सबकी माँ बन गई थी। हमेशा बदन पर बच्चे झलते रहते। सभी अध्यापक भी उसके काम से खुश थे। दिन बढ़ते जा रहे थे। उसका पेट भी दिखने लगा। पहले तो सबको लगा कि उसका मोटापा और बढ़ रहा है, पर कब तक यह बात छुपी रह सकती थी। यापी को तो जैसे किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। उसका चेहरा सदा खुशियों से ही भरा रहता। वह हर परिस्थिति के लिए तैयार थी। उसने तो कब से फिक्र करना ही छोड़ दिया था। एक स्कूल के लिए यह बदनामी का सबब बन गया। जब लोगों को पता चला कि हॉस्टल में काम करने वाली एक अनब्याही लड़की अचानक गर्भवती हो गई, सबने अपने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश की कि वह किसके साथ ज़्यादा बातें करती थी। किसी पर भी शक की सुई नहीं घूमती थी। यापी किसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। अब तो पक्का हो गया कि वह एक बदचलन औरत है, बाहर से गुल खिलाकर आई है। उसका स्कूल छोड़ना तय हो गया। आमी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। पूछती तो जोर से हंस देती और कह देती कि ये कुदरत का करिश्मा है। आमी को सलाह देती कि वह परेशान ना हो, बल्कि कहीं और नौकरी पाने में मदद करे। जब उसने हॉस्टल छोड़ा था, किसी भी बच्चे से नहीं मिली थी। वह वहाँ से चुपचाप चली आई। कल ही उसे किसी के यहाँ कपड़े बुनने का काम मिला था। वह 2-3 दिन में आमी का घर छोड़ने वाली थी। आमी भी आजकल कुछ परेशान सी रहने लगी यापी की चुप्पी से। वह उसकी मदद करना चाहती थी। उसने यापी से कहा कि बच्चा गिरा दो, पर वह है कि मानती ही नहीं थी। बाप का नाम पूछती तो हंसती हुई कह देती, कम से कम तुम्हारा पति तो नहीं है, चिंता मत करो। आमी सुबह भी उदास उदास ही ऑफिस गई। बच्चे भी स्कूल चले गए। यापी अकेली रह गई। बिना खबर किए ही आमी का पति फिर आ गया। इस बार यापी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने मजबूती से सामने रखे चाकू को पकड़ लिया, परंतु खामोश ही रही। उसने आते ही उसे समझाना शुरू कर दिया कि यापी जो कुछ भी कर रही है बड़ी मूर्खता है। उसे गर्भपात करा लेना चाहिए, वरना वह आमी से कह देगा कि यापी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। वह कह देगा मर्द आदमी है, बस बहक गया था। उसने यहाँ तक भी कह दिया कि यदि वह गर्भपात कराती है तो वह उसे अपनी दूसरी पत्नी भी बना लेगा। आमी को पता चलेगा तो वह खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लेगी। अपनी नहीं तो कम से कम आमी की तो ज़रूर सोचे। कितना प्यार करती है वह यापी से। 7 महीने में गर्भपात खतरनाक तो है, परंतु डॉक्टर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। असम में एक क्लिनिक है जहाँ पैसा खूब बोलता है। उस दिन यापी घर से निकलकर दिन भर सड़क पर ही घूमती रही, जब तक सब लोग घर नहीं आ गए। शाम हो गई। रोज की तरह फिर से घर में चहल पहल शुरू हो गई। उस रात यापी ने खाना बनाया, बहुत प्यार से सबको खिलाया और खुद भी खूब हंसते हुए डटकर खाया। माँ की दी हुई पुरानी माला आमी को देती हुई बोली, इसे अपनी बच्ची की शादी में दे देना। उससे कहना कि उसकी मौसी बहुत अच्छी थी
और उसे बहुत प्यार करती थी। अभी तो वह बहुत छोटी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आमी को कुछ अजीब सा लगा। सब सो गए। यापी को आंखें बंद करने की फुर्सत नहीं थी। आमी की फिक्र सताने लगी उसे, पर वह अपने बच्चे को भी अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। 2 दिन पहले ही तो अल्ट्रासाउंड में देखा था, दो थे। वह जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने उसे कंप्यूटर पर दिखाया था। एक तो देखते ही देखते अपनी उंगली मुंह में डालकर चूस रहा था। माँ के गर्भ में भी बच्चा खाने की चीज़ें ढूंढता है। कितना प्यारा एहसास था। ओह, कितना पेटू होने वाला है ये, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। यापी की बात सुनकर डॉक्टर भी कितनी हंसी थी। यापी की आंखों में खुशियों की अनगिनत मड़ियाँ झिलमिलाने लगीं। और आज फिर से कोई भयानक राक्षस उसका रास्ता रोके खड़ा था। उसे बार बार आमी का चेहरा दिखने लगा। अपनों के चेहरे एक एक करके चलचित्र की भांति आंखों के सम्मुख आने लगे। अंत में उंगली चूसता कोई छोटा सा साया उसके आसपास मंडराने लगा। दूसरा साया हंसता हुआ कभी उसके कंधे पर झूल जाता तो कभी भाग जाता। वह बिस्तर से उठी, आमी के रूम की तरफ आई, दरवाज़ा धीरे से खोला। सब कितने सुकून से सो रहे थे। एक भरपूर दृष्टि आमी के चेहरे पर डाली और तेजी से मुड़ गई। कहीं दर से कोई नन्ही पुकार सुनाई दी। कहीं दूर से कोई नन्ही पुकार सुनाई दी। वह भागी। उस आवाज़ के पीछे वह भागती जा रही थी। फिर वही उंगली चूसता नन्हा साया दिखने लगा और दूसरे साये ने उसके कान में आकर धीरे से पुकारा, माँ। वह बदहवास सी भागने लगी, रोती भी जा रही थी। अजीब सी बात थी कि वह रोती रोती हंस भी पड़ती थी। वह 2 आवाज़ें सड़क के नीचे बहती नदी से आ रही थी। उसने अपनी बाहें फैला दी उन नन्हे सायों की तरफ और नदी ने जैसे उसका स्वागत किया हो। सुबह नदी के किनारे लोगों का जमावड़ा हो गया। पुलिस अपना काम कर रही थी। दूसरे दिन अखबार में छपा, बिन पति के गर्भवती महिला ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। आमी अपनी प्यारे सखी की दी हुई माला को पकड़कर रो रही थी। बच्चे हैरान होकर इधर उधर दौड़ रहे थे।